नमस्कार, मैं गोविंद मीणा, केंद्रीय विद्यालय जैतपुर। इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3 अवर चेंजिंग अर्थ ज्योग्राफी में स्टडी कर रहे हैं। इसमें जो टॉपिक जो 1 एंड जो 2 है, इंट्रोडक्शन और जो एंडोजेनिक पोर्स और वोल्केनो एंड जो अर्थक्वेक है, इसको हमने पार्ट 1 में पहले बना लिया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये वाला जो इस चैप्टर का हमारा सेकंड वीडियो होगा। सेकंड वीडियो में हम इस बार एक्सोजेनिक जो फोर्सेज है उनके बारे में स्टडी करेंगे। इसमें वर्क ऑफ रिवर, वर्क ऑफ सी वेव्स, वर्क ऑफ आइस, वर्क ऑफ विंड को स्टडी करेंगे। ठीक, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इन्फॉर्मेशन है, सभी को अपनी ज्योग्राफी की 7th क्लास की जो बुक है साथ में रखनी है और साथ ही साथ में वीडियो को पॉज करके इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेना है। अभी तक जो हमने लास्ट वीडियो में एक स्टडी किया था उसका एक बार रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि दो टाइप के फोर्सेज होते हैं, एक इंडोजेनिक फोर्स होता है, एक एक्सोजेनिक फोर्स होता है। और जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है ना, कई सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था। इसके बाद हमने एंडोजेनिक फोर्स के बारे में जाना है। इंडो मतलब होता है इनसाइड, जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन। तो ऐसा फोर्स जो इनसाइड से लगता है उसको इंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है। ये दो टाइप से लगता है, एक सडन मूवमेंट होता है, एक स्लो मूवमेंट होता है। सडन मूवमेंट से वोल्केनो और अर्थक्वेक आते हैं और स्लो मूवमेंट से क्या बनते हैं, फोल्ड माउंटेन। तो फिर हमने वोल्केनो के बारे में जाना। वोल्केनो क्या होता है, एक सडनली इरप्शन मटेरियल होता है, किसका, मोल्टन मटेरियल क्या निकलते हैं, एक साथ ही निकल जाते हैं। सबसे ऊपर वाला जो होता है क्रेटर होता है, जिस नली से ये पूरा मैग्मा बाहर आता है उसको वेंट कहा जाता है। और क्रस्ट के नीचे जहाँ पे मोल्टन मैग्मा होता है उसको मैग्मा चैम्बर कहा जाता है। इसके बाद हमने अर्थक्वेक को जाना। जब अर्थ की जो लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स होती है, जब उनमें वाइब्रेशन होता है तो उससे क्या आता है, अर्थक्वेक। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था। तो जिस जगह से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसको फोकस कहा जाता है, जहाँ सबसे पहले पहुँचता है उसको ईपी सेंटर कहा जाता है। अर्थक्वेक को हम रेक्टर स्केल में नापते हैं। जो 7 से ऊपर होता है या 6 से जो ऊपर होते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक होते हैं, इनसे डैमेज होता है, इनसे बिल्डिंग्स और जो मोनूमेंट्स होते हैं ना वो गिर जाते हैं। ठीक, इसके बाद अर्थक्वेक की वेव्स को जाना, पी वेव, एस वेव, एल वेव, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट को समझा, सेफ स्पॉट, जब अर्थक्वेक आए तो सेफ स्पॉट में चले जाना चाहिए, अपने आप को बचा के रखना चाहिए और हमेशा अपने फ्रेंड्स और अपनी जो फैमिली है उसमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए अर्थक्वेक के से बचने के लिए। इसके बाद देखो हमारा जो इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक्सोजेनिक फोर्सेज। देखो, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन। तो ऐसे फोर्स जो बाहर से लगते हैं, यानी बहिर्जात बल, जो कि अर्थ के सरफेस में लगते हैं। देखो अर्थ के, ये जैसे ये अर्थ का सरफेस है, मान लो ये अर्थ का सरफेस है ना, ये ऊपरी भाग है अर्थ का और ये नीचे का भाग है। तो जब नीचे से जब कोई मूवमेंट्स होते हैं, सड मैग्मा से जो मूवमेंट्स होते हैं अर्थ के नीचे से, तो इनको कहा जाता है इंडोजेनिक फोर्स। और जब अर्थ के बाहर की तरफ जो फोर्सेज लगते हैं ना, उनको कहा जाता है एक्सोजेनिक फोर्सेज। तो देखो जो एक्सोजेनिक फोर्सेज है ना, इससे जो लैंडस्केप बनते हैं, लैंडस्केप मतलब लैंडफॉर्म जो होते हैं ना, भू करते हैं जो बनती है। तो देखो उसमें 4 प्रोसीजर काम करते हैं। सबसे पहले होता है वेदरिंग। वेदरिंग को हिंदी में कहा जाता है अन्नाच्छादन। इसमें क्या होता है कि जो जैसे कोई रॉक है ना, तो वो क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, टूट फूट के वहीं पे पड़ी रहती है। यानी उस जगह पे अगर कोई रॉक है ना वो टूट गई है ना, वहीं की वहीं वो टूट के गिर गई। उसका कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि एनिमल्स हो सकते हैं, एनिमल के पैरों से भी तो रॉक टूटती है, मिट्टी टूटती है, तो उसको कहा जाता है वेदरिंग। या फिर दूसरे भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे सन हीट ज़्यादा होती है तो जो रॉक्स है ना वो क्रैक हो जाती है। जब टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है तो जो रॉक है ना, वो टेम्परेचर कम होने के कारण फिर से क्रैक हो जाती है। तो इस तरीके से वो क्रैक होती रहती है। तो जब वेदर जो रॉक होती है ना, जो क्रैक होती है, ब्रेकिंग अप होती है, तो उसको कहा जाता है वेदरिंग। जब वेदरिंग के द्वारा, वेदरिंग से जो रॉक्स होती है ना वो क्रैक होके कई सारे उसके जो टुकड़े हैं ना वो वहाँ पड़े रहते हैं। और जब वो कोई भी विंड, या तो विंड हुई या वाटर हुआ या आइस हुई, या ये क्या करती है, इन टुकड़ों को बहा के अपने साथ, उड़ा के अपने साथ ले जाती है। बहा के उड़ा के जब अपने साथ ले जाती है ना, इस प्रोसीजर को कहा जाता है इरोजन। इसको क्या कहा जाता है, इरोजन। हिंदी में इसको कहा जाता है अपरदन। यानी जो रॉक टूट गई, टूटने को तो कहेंगे हम वेदरिंग, जब ये रॉक बहने लगेगी तो इसको कहेंगे हम इरोजन। और जब ये बह रही होती है ना, किससे, वाटर से, विंड से और ग्रेविटी से। ग्रेविटी से भी तो एक जगह से दूसरी जगह खिसकती है ना। जैसे लैंडस्लाइड किससे होती है, ग्रेविटी के कारण ही तो होती है। वाटर जो है ओशियन में जाता है वो ग्रेविटी से ही जाता है
ठीक, स्लोप और ग्रेविटी दोनों से जाता है। ठीक, तो जो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ये जो मटेरियल है वो जाता है, और लास्ट में जब ये विंड या वाटर जो होते हैं ना, ये कहीं जाके इस पूरे जो वेदरिंग जो रॉक मटेरियल है उसको जमा कर देते हैं किसी जगह में, है ना। यहाँ पे जमा कर दिया, यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, तो इसको कहा जाता है निक्षेपण या डिपोजिशन। तो चार पोर से जो चार प्रोसीजर है ना, इनसे एक्सोजेनिक पोर्स काम करती है और लैंडफॉर्म्स बनते हैं। अब देखो इसमें एक एक करके केस स्टडी लेते हैं। सबसे पहले वर्क ऑफ रिवर लेते हैं कि किस प्रकार से जो रिवर्स है ना उससे लैंडफॉर्म बनते हैं। तो देखो जो रिवर्स होती है ना वो जर्नली हमेशा जो माउंटेन्स होते हैं ना वहाँ से ओरिजिन उसका होता है, उत्पत्ति होती है। तो जब वहाँ से वो बहती हुई आती है नदी, तो जब पहाड़ों में कोई स्मूथ रॉक आ जाए यानी कमज़ोर चट्टान आ जाए, तो उसमें क्या होता है, जब नदी तेज़ बहाव से बहती है तो वो क्या करती है, उस जगह इरोजन करती है। वहाँ पे क्या करती है, इरोजन करती है, वहाँ पे कटाई करती है उस रॉक के। तो इससे क्या होता है कि जो मजबूत रॉक है ना तो वैसी की वैसी ऊपर बनी रह गई। देखो जब जो मजबूत रॉक है ना वो तो वैसी की वैसी बनी रह जाए, क्योंकि उसकी इरोजन, उसका इरोजन नहीं हो सकता। लेकिन जो कमज़ोर रॉक है ना उसका इरोजन लगातार होता जाता है, और उस जगह पे सबसे पहले क्या बनता है, वाटरफॉल। तो देखो जब जो वेरी हार्ड जो रॉक होती है ना, वो जब कटती नहीं है और उसके जस्ट पास में जब कमज़ोर रॉक्स होती है ना उनमें कटाई शुरू हो जाती है, तो कटाई शुरू होने के बाद, इरोजन शुरू होने के बाद वहाँ क्या बनता है, वाटरफॉल बनता है। ठीक, यानी जलप्रपात बनता है। ठीक, अब देखो ये तो हो गया माउंटेन्स के। माउंटेन्स में तो नदियाँ क्या बनाएगी, वाटरफॉल। माउंटेन हो या प्लेटियो, वहाँ तो क्या बनाएगी नदियाँ, वाटरफॉल। क्यों, क्योंकि वो इरोजन करती है। लेकिन जब नदियाँ मैदानों में आ जाती है, तो जब नदियाँ माउंटेन से उतर के, जैसे ये पहाड़ है, इस पहाड़ में नदी बह रही थी, बह के वो कहाँ पहुँच गई, प्लेन्स में। प्लेन्स मतलब होते हैं मैदान। तो नदियाँ क्या होती है, जैसे माउंटेन में तो एकदम सीधी बहती है इस तरीके से स्लोप के साथ, लेकिन जैसे मैदानों में आती है ना तो सांप की तरह बहती है, जो स्नैक होता है ना, इस तरीके से नदियाँ इस तरीके बहना स्टार्ट कर देती है, इस तरीके से सांप की तरह। तो जो सांप की तरह बहती है ना ये जो नदियाँ जो एज द रिवर एंटर द प्लेन्स ट्विट्स ट्रांसफॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नॉन एज मिनंडर, है ना। तो जो नदियाँ जब जैसे ही माउंटेन से, ये जैसे यहाँ पे माउंटेन था, इस जगह माउंटेन है, इन माउंटेन से जैसे प्लेन्स में आती हैं तो कैसे बहने लग जाती है, मिनंडर, सांप की तरह, स्नैक की तरह वो शेप ले लेती है। तो इसको कहा जाता है, जो ये शेप होता है ना स्नैक जैसा, इसको कहा जाता है मिनंडर। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मिनंडर। अब जैसे जैसे क्या होता है, जो नदियाँ हैं ना जैसे जैसे मैदानों में आगे की तरफ जाती है, तो शुरुआत में तो ये इस तरीके से बहती है, कम शेप होता है इनका सांप के जैसा, कम मिनंडर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे जाती जाएगी ना ये इस तरीके से बहने शुरू हो जाती है, काफ़ी जो है ना काफ़ी ज़्यादा टर्न लेने लग जाती है। अब जैसे जिस साल नदी में तेज़ पानी आएगा अचानक, तो जैसे नदी यहाँ तक तो फिर भी वैसे की वैसी मार्ग में बहेगी, वही उसका रूट रहेगा। लेकिन जैसे मान लो इस जगह से उसने नया रूट बना लिया, ये अब नदी ऐसे बहने लग गई, ये जो पुराना रूट है ना वो वैसा का वैसा ही रह गया। तो ये जो जगह बची, ये वाली जगह, यहाँ पे एक नई लेक बन जाएगी। जो पुरानी नदी थी उसमें एक क्या बन जाएगी, झील बन जाएगी। ऐसी झील आपको उत्तर प्रदेश और जो बिहार है ना, जो हिमालय के तराई मैदान है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है। दरअसल जो ऑक्सबो लेक है ना वहाँ पे पहले नदी थी, लेकिन नदी ने अपना क्या कर लिया, मार्ग बदल लिया, अपना जो रूट था ना उसको चेंज कर लिया तेज़ पानी आने के कारण। तो जिस जगह पे कुछ नहीं बचा है ना वहाँ, अब वहाँ पे क्या है, पुरानी जो नदी थी वहाँ पे क्या बन गई, वहाँ पे झील बन गई। इसको ऑक्सबो लेक इसलिए कहा जाता है कि ऑक्स का जो पेड़ होता है ना उसके जैसी इसकी शेप होता है, इसलिए इसको ऑक्सबो लेक या गोखुर झील भी कहा जाता है। हिंदी में इसको गोखुर झील कहा जाता है। ठीक, अब देखो जो नदियाँ जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती हैं, जैसे नदी ऑक्सबो लेक अब आगे गई, तो जैसे जो मैदान होते हैं, तो जो ये जैसे मान लो ये मैदान है, मैदान में नदी बह रही है, रेगुलर बह रही है। लेकिन जब बारिश का मौसम आता है, जब इंडिया में जैसे मानसून आता है, तो मानसून के टाइम पे क्या होता है, क्लाउड्स काफ़ी ज़्यादा बारिश देते हैं। तो बारिश देते हैं तो नदियों में क्या होता है, पानी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो देखो जो नदी है ना, नदी का पानी जहाँ तक जाता है जब तेज़ बारिश होने के बाद, है ना, जहाँ तक नदी का पानी जाता है ना तो उसको कहा जाता है फ्लड प्लेन। जहाँ तक नदी का पानी ऊपर चढ़ जाता है ना मैदानों में, उसको क्या कहा जाता है, फ्लड प्लेन या बाढ़कृत मैदान। ठीक, और देखो नदी क्या करती है
कैसे भी करके कितना है उसमें पानी आ जाए, लेकिन एक उसकी फिक्स बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री को कभी भी क्रॉस नहीं करती है। जैसे मान लो कोई भी जो नदी है ना वो खूब खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जैसे आप सुनते होंगे न्यूज़पेपर में, नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, कावेरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लेकिन जो खतरे का जो निशान होता है ना, जर्नली उसको वो कभी भी क्रॉस नहीं करती है, ये डेंजर वाला जो क्रॉस इसको नहीं करती, तो इसको कहा जाता है लीव्स। इसको क्या कहा जाता है? लीव्स कहा जाता है। इनको कहा जाता है तटबंध। क्या कहा जाता है? इस तट से बाहर नदियाँ बहुत कम बहती है, और अगर जब इन तटबंध को तोड़ के बाहर बह जाएगी ना, तो जहाँ पे लोग रहते हैं ना वहाँ पे भी फ्लड आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। तो इस तरीके से ये हो गए लीव्स। लीव्स को क्या कहते हैं? तटबंध। इसके बाद जो नदी है वो आगे जाती जाती है, जैसे वो ओशन के पास पहुँचती है। कहाँ पे? ओशन के पास पहुँचती है। तो देखो उसमें कई सारा मटेरियल होता है, वो कई सारा जो मटेरियल है ना अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी ये सब लेके अपने साथ बहा के लेके जाती है। तो जैसे ओशन के पास पहुंचती है ना, तो वो जैसे मैदानों में एक सीधी लाइन में बह रही थी, जैसे ये जो माउंटेन है, माउंटेन से नदी एक सीधी लाइन से बहती हुई आ रही थी, एक लाइन से। लेकिन जैसे ओशन में जाएगी ना, तो ये कई सारी वापस इसमें जो कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाएगी, वितरिकाओं में डिवाइड हो जाएगी। नदी क्या बहेगी? अब एक सिंगल लाइन में नहीं बहेगी। जब ओशन आता है तो ओशन के पास नदी क्या करती है? एक सिंगल लाइन में नहीं बहती है, बल्कि कई सारी नदियों में बहना स्टार्ट कर देती है। इसका एग्जाम्पल आप चाहो तो गंगा का ले सकते हो। जैसे गंगा जो है ना अपने डेल्टा में पहुंचती है, तो कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है और कई सारी स्ट्रीम में बढ़ जाती है। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। और जहाँ पे नदी जब ओशन से मिलती है, जहाँ उसका माउथ होता है, माउथ यानी जहाँ माउथ उस जगह को कहेंगे जहाँ पे नदी ओशन से मिलेगी। तो जब जो नदी है ना वो ओशन के पास पहुँचती है, तो वो वहाँ पे कई सारा डिपोजिशन करती है, जो उसके साथ मटेरियल आता है ना उसको डिपॉजिट करती है, तो उसको कहा जाता है डेल्टा। दरअसल ये जो डेल्टा इसलिए कहा जाता है कि इनका जो शेप होता है ना, मैथमेटिक्स में जो डेल्टा सिंबल है ना उसकी तरह होता है ना, डेल्टा के सिंबल की तरह इनका शेप होता है, इसलिए इनको डेल्टाज कहा जाता है। तो देखो नदियाँ वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन से कितने कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बना रही है? सबसे पहले वाटरफॉल बना रही है, फिर उसके बाद जब प्लेन्स में आई तो मिनंडर बना रही है। जैसे प्लेन्स में आई तो देखो सांप की तरह जो बहने लगी नहीं है, स्नैक की तरह, इसको मिनंडर कहा जाता है। जब इस मिनंडर ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं और नदी अपना रूट बदल लेती है, तो वहाँ पे एक लेक बन जाती है, उसको एक ऑक्सबो लेक कहा जाता है। जहाँ तक नदी का पानी जाता है उसको फ्लड प्लेन कहा जाता है, और जिस लाइन के ऊपर कभी पानी नहीं जाता उसको कहा जाता है तटबंध या लीव्स। तो इस प्रकार से इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटरीज को जाना, जैसे नदी समुद्र के पास पहुंचती है और डेल्टा का भी निर्माण नदी करती है। इस प्रकार से हमने वर्क ऑफ रिवर को जान लिया। इसके बाद देखो जो जिस प्रकार से नदी कई सारे लैंडफॉर्म्स बनाती है, उसी प्रकार जो सी वेव्स है, समुद्र की जो लहरें आती है ना, इस तरीके से भारी जो आती है, वो भी कई सारे जो लैंडफॉर्म्स है उसको बनाती है। और किससे बनाती है? इरोजन से और डिपोजिशन से। इरोजन का मतलब होता है कटाव करना, डिपोजिशन का मतलब होता है किसी जगह उसको जमा कर देना। तो देखो सी केव्स जब लगातार जो वेव्स है ना वो स्ट्राइक करती रहती है, किस पे? तेज वेव आ रही है, लगातार बार बार वेव आ रही है कई सालों से, हज़ारों सालों से। तो नदियाँ क्या जो समुद्र के पास अगर कोई पहाड़ है, ऊंचा कोई पहाड़ है, तो उस पहाड़ में वो क्या बना देगी? केव बना देगी, अंदर की तरफ काफ़ी गहरी एक केव बना देगी। ठीक। और जब ये जो केव बन जाती है, जैसे मान लो ये केव बन गई, तो इसमें क्या होता है? फिर लगातार बार बार समुद्र से लहरें आ रही है लगातार, तो लास्ट में जो क्या होती है कि जो पूरा पहाड़ है ना उसको कटिंग कर देती है, और उसकी जगह सिर्फ एक छत बचती है, इस टाइप से टेरिस बचती है, ऐसे जो कि आर्क शेप में एक क्या बचती है? टेरिस बचती है। तो उसको कहा जाता है सी आर्क। देखो ये सी आर्क बन गया इस तरीके से, यानी पूरे पहाड़ को ही काट दिया। इसके बाद जो सी केव्स है, जो सी आर्क है, ये सी आर्क, तो इसमें भी जो ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसकी कटिंग हो जाती है। कटिंग होने के बाद में एक जो पहाड़ होता है ना, वो ऐसा पत्थर जो होता है ना वो खड़ा हुआ मिलता है आपको समुद्र में, बिल्कुल ऐसे सीधा सा, तो उसको कहा जाता है स्टैक। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्टैक्स। तो पहले तो समुद्र ने क्या बनाई? सी केव्स, फिर सी आर्क बनाया, और फिर सी वेव्स ने क्या बनाई? स्टैक का निर्माण किया। ये तो किया इरोजन के कारण, ये तो किससे किया? इरोजन मतलब कटाव से, अपरदन से। लेकिन जब जो समुद्र होता है ना,
जब कोई लंबी रोक होती है, देखो यहाँ पे जैसे ऊंची सी रोक है, तो जो समुद्र होता है ना, यहाँ पे विंड भी आती है और नीचे लहरें भी आती है, तो वहाँ पे क्लिप का निर्माण करता है। क्लिप उसे कहते हैं कि जब किसी पहाड़ जो होता है, किसी माउंटेन में जब 90 डिग्री का लगभग एंगल होता है, कितने डिग्री का, एकदम सीधा स्लोप होता है, 90 डिग्री का जो स्लोप होता है ना, तब क्लिप का निर्माण होता है। ठीक, तो सी क्लिप का निर्माण होता है। और जब जो समुद्र होता है, समुद्र अपने साथ कई सारा जो रेत के मलबा और जो ढेर होता है ना, उसको जो कोस्ट होते हैं ना, वहाँ लाके जमा कर देता है, तो उससे क्या बनता है, किनारा या सी बीच का निर्माण होता है। जब सेंडिमेंट्स जो होते हैं ना, कई सारा जो मलबा होता है, उसको जब समुद्र अपने किनारे में जमा कर देते हैं, तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है बीच या किनारा। अब देखो, जिस तरीके से समुद्र बनाता है, रिवर बनाती है, उसी तरीके से जो आइस है ना, वो भी लैंड फॉर्म्स का निर्माण करती है। जैसे जो ग्लेशियर होते हैं ना, ये एक प्रकार से क्या होते हैं, जो आइस होती है ना, आइस उसका एक बहुत बड़ी शील्ड होती है ना, जो कि धीरे धीरे हर साल धीरे धीरे वो क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। तो उससे क्या होता है कि वो क्या करती है, एकदम कटिंग करती है, फाइन कटिंग करती है। जैसे एक तलवार की जो धार होती है ना, उसी तरीके से जो आइस होती है ना, वो भी कटिंग करती है। किसकी, जो माउंटेन्स होते हैं ना, उनकी। तो वो वहाँ पे यू साइज की वैली बनाती है। देखो ये जब कटिंग करते हुए जाती है ना, तो यहाँ पे यू साइज की इस तरीके से बिल्कुल, जब अगर ये बर्फ़ पिघल जाएगी ना पूरी, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल यू साइज में आपको वैली नज़र आएगी, घाटी नज़र आएगी। ऐसे ही उसका शेप बिल्कुल यू टाइप का होगा। उसका कारण क्या है, उसका कारण है जो ग्लेशियर होते हैं ना, वो धीरे धीरे जो सोइल और जो स्टोन्स हैं ना, उनको अपने साथ काटते हुए अपने साथ लेके चले जाते हैं। तो फिर जब इसमें पानी भरा रहता है, तो इसको यू साइज की लेक भी कहा जाता है। ठीक, ये इसके बाद जब ये जो ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर क्या होता है, आइस का एक बहुत बड़ा जो मास होता है ना, उसको ग्लेशियर कहा जाता है। जब ये ग्लेशियर अपने साथ इस कंकड़ पत्थर को बहा के आगे की तरफ लेके चला जाता है और जहाँ पे जमा कर देता है, तो जहाँ पे वो जमा करता है ना, बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं ना, उनको जमा करता है, तो उसको कहा जाता है ग्लेशियल मोर्निच कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ग्लेशियल मोर्निच। तो इनको हिंदी में कहा जाता है हिमोड। क्या कहा जाता है इनको, हिमोड। यहाँ पे बड़े बड़े चट्टान आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार जो आइस है, वो भी लैंडफॉर्म्स का निर्माण करता है। अब देखो, जो विंड होती है ना, वो भी कहाँ पीछे रहने वाली है, वो भी जहाँ पे विंड तेज़ चलती है, हवा जहाँ पे तेज़ चलती है, वहाँ पे कई सारे जो लैंडफॉर्म्स है ना, उनका निर्माण करती है। जैसे यहाँ पे हवा तेज चलेगी, तो जैसे कोई चट्टान है ना, तो उसके चट्टान के जो नीचे के पार्ट को जब कटिंग कर दिया जाता है, इस वाले पार्ट को हवा के द्वारा लगातार कटिंग कर दिया जाता है, और ऊपर इस तरीके से चट्टान बसती है, तो इसको कहा जाता है मशरूम रॉक। इसी के साथ साथ ये सैंड डून्स का निर्माण भी हवाएं करती है। और जब ये मिट्टी, जो हवाएं तेज़ होती है, जब ये हवाएं तेज़ होती है, तो अपने साथ जो कण है ना, कई सारे बारीक बारीक कण, उन जो सेंडिमेंट होता है, उसको दूसरी जगह जाके जमा कर देती है। तो उससे क्या बनता है, लोइस प्लेन्स। देखो एक बार फिर से दोबारा देखते हैं। सबसे पहले मशरूम रॉक को देखते हैं। तो जो मशरूम रॉक है ना, वो डेजर्ट जो रीजन होते हैं, वहाँ पे बनती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो विंड है ना, काफ़ी तेज़ गति से इरोड करती है लोअर सेक्शन को। जो रॉक होता है ना, उसका जो लोअर सेक्शन है नहीं, उसको सबसे ज़्यादा इरोड करती है। जैसे हवा चलेगी ना, क्योंकि देखो जो हवा चलती है ना, तो सरफेस में अपने साथ जो मिट्टी है ना, उसके कण भी लेके चलती है। तो इससे क्या होता है, वो नीचे की जो कटिंग सबसे ज़्यादा ये करती है, तो नीचे वाली ही कटिंग होती है, ऊपर की कटिंग काफ़ी कम होती है। तो जैसे जो मशरूम नहीं होती, तो मशरूम के जैसे शेप में एक रॉक का निर्माण कहाँ पे हो जाता है, डेजर्टिक रीजन में मशरूम रॉक का निर्माण हो जाता है। किससे, हवा के कटाव के कारण, हवा के द्वारा काट दिया जाता है और एक मशरूम रॉक का निर्माण कर दिया जाता है। इसके बाद देखो, जो सैंड डून्स एक प्रकार से इनको रेत के धोरे भी कहते हैं। जैसे राजस्थान का जो थार डेजर्ट है, यानी इंडिया का जो थार डेजर्ट है, वहाँ पे आपको सैंड डून्स मिल जाएंगे। एक प्रकार से जो हवाएं होती है, हवाएं क्या करती है, एक जगह से जो मिट्टी है ना, रेत जो है ना, उसको उठा के दूसरी जगह डिपॉजिट कर देती है ना। तो वो एक जो लो हिल नहीं होती, जो लो लेवल की जो पहाड़ी होती है, तो उसके जैसे दिखते हैं ये सब सैंड डून्स, है ना। या फिर इसको हिंदी में बरखान भी कह सकते हो आप, रेत के धोरे भी कह सकते हो, रेत के टीले भी कह सकते हो। तो ये कैसे बनते हैं, हवा अपने साथ इरोजन करती है पहले तो मिट्टी का, फिर मिट्टी को दूसरी जगह जाके जमा कर देती है। तो जब जमा कर देती है, तो इस तरीके से सैंड डून्स बनते हैं। ठीक, अब देखो, जैसे मान लो कोई जगह पे काफ़ी लंबे समय से इरोजन हो रहा है, और उस जगह में जो फाइन और जो लाइट सैंड है, उसको क्या करती है, हवा अपने साथ
बहा के उड़ा के ले जाती है और किसी जगह में जाके डिपॉजिट कर देती है। तो जहाँ पे ये जो हवा है ये लैंड फॉर्म्स बनाती है और वहाँ पे डिपोजिशन करती है, तो उसको कहा जाता है लोएस प्लेन। उसको क्या कहा जाता है? उसको लोएस प्लेन कहा जाता है। तो चाइना में लोएस के प्लेन्स हैं, इन्हीं के नाम पे पूरी दुनिया में ऐसे अगर कहीं पे जहाँ पे जो विंड है इस टाइप के जो प्लेन्स बनाती है उनको सबको क्या कहा जाता है? लोएस के प्लेन्स। तो इस तरीके से जो एक्सोजेनिक पोर्स थी उसके भी टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इस प्रकार से हमारा जो वीडियो वो कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार फाइनल रिवीजन कर लेते हैं इस चैप्टर के पूरे चैप्टर का। तो देखो, जो टॉपिक नंबर 1 और जो टॉपिक नंबर 2 है, इसको हमने वीडियो जो हमारा इस चैप्टर के 2 वीडियो हैं, वीडियो नंबर 1 में बनाया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो एक्सोजेनिक पोर्स है इसको हमने इस वीडियो में देखा था। तो एक बार इसका फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि अर्थ जो क्रस्ट है वो कई सारी सेवरल प्लेट्स में डिवाइडेड है, छोटी और बड़ी प्लेट्स में डिवाइडेड है, जो कि किस में फ्लोट करती रहती है? मोल्टन मैग्मा में। तो इससे कई सारे 2 पोर्स जनरेट होते हैं। अर्थ जो मूवमेंट होता है दो टाइप से होता है, एक एंडोजेनिक पोर्स, एक होता है एक्सोजेनिक पोर्स। तो सबसे पहले हमने एंडोजेनिक पोर्स के बारे में जाना। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन। तो अंदर से लगने वाले पोर्स को कहा जाता है एंडोजेनिक पोर्स। ये 2 टाइप के मूवमेंट होते हैं, सडन मूवमेंट और स्लो मूवमेंट। सडन मूवमेंट से वोल्केनो और अर्थक्वेक आते हैं, स्लो मूवमेंट से माउंटेन का निर्माण होता है। फिर हमने वोल्केनो के बारे में जाना। वोल्केनो क्रस्ट के नीचे से जब मोल्टन मैग्मा इरप्ट होकर सडनली बाहर आता है तो उसको वोल्केनो कहा जाता है। इसके बाद हमने अर्थक्वेक को जाना। जो लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स हैं, जब इनमें वाइब्रेशन होता है तो जिस जगह से वाइब्रेशन होता है उसको फोकस कहा जाता है। जहाँ सबसे पहले वाइब्रेशन पहुँचता है अर्थ के सरफेस में, अर्थ के धरातल पे, हमारी पृथ्वी के धरातल पे, उसको कहा जाता है इपी सेंटर। इसके बाद हमने ये जाना कि जो अर्थक्वेक है ना उसको हम रिक्टर स्केल से मेजर करते हैं। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा रिक्टर स्केल में उतना ही ज़्यादा वो घातक होगा, ठीक। और जो अर्थ साइंस है, अर्थक्वेक जो स्टडी होता है उसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है। अर्थक्वेक का जो साइंटिफिक स्टडी है ना उसको क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। इसके बाद हमने अर्थक्वेक की वेव्स के बारे में जाना, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और लव वेव्स। इसके बाद हमने अर्थक्वेक में जो डिजास्टर मैनेजमेंट को जाना। सेफ स्पॉट हमें देखने चाहिए, स्टे अवे फ्रॉम फायर पैलेसेस और बी प्रिपेयर्ड। हमेशा हमें समाज में, हमारे परिवार में और हमारे दोस्तों के बीच में भूकंप के प्रति क्या फैलाना चाहिए? अवेयरनेस। इसके बाद हमने एक्सोजेनिक पोर्स को जाना। एक्सो मतलब होता है आउटसाइड, जेनिक मतलब होता है ओरिजिन। तो बाहर से लगने वाले पोर्स को क्या कहा जाता है? एक्सोजेनिक पोर्स। इसमें 4 प्रोसीजर काम करते हैं। वेदरिंग, इसका मतलब होता है जो रॉक होती है ना उसका ब्रेकिंग अप होना। इरोजन, जिसमें जो ब्रेकिंग अप जो रॉक्स है उसको बहा के एक जगह से दूसरी जगह वाटर, विंड और आइस ले जाते हैं अपने साथ। ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, और जिस जगह वो डिपॉजिट होते हैं यानी जहाँ पे उनका निक्षेपण होता है तो वहाँ पे भी लैंड फॉर्म्स का निर्माण होता है। फिर उसके बाद हमने वर्क ऑफ रिवर देखा। तो जब माउंटेन्स में से निकलती है तो जहाँ पे सॉलिड रॉक होती है उसके जस्ट नीचे क्या सॉलिड रॉक के आगे अगर कमज़ोर चट्टान होगी तो कमज़ोर चट्टान को क्या कर देती है? इरोड कर देती है, उसका इरोजन कर देती है। तो वहाँ पे क्या बनता है? वाटरफॉल। फिर नदी जैसे मैदानों में पहुँचती है तो मैदानों में पहुँचने के बाद वो सांप के जैसे जो शेप होता है ना, स्नैक के जैसा, तो उससे चलने लग जाती है। तो इसको मिनंडर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मिनंडर। जब ये जो सांप के जैसा जो शेप है वो काफ़ी ज़्यादा होने लग जाता है तो फिर नदी जब बाढ़ आती है ना तो इस रास्ते को बदल के दूसरे रास्ते से बहने लग जाती है। तो वहाँ क्या बनती है? ऑक्सबो लेक का निर्माण वहाँ पे होता है। और नदियाँ जहाँ तक नदियों का पानी जाता है बारिश के मौसम में, जब बारिश पानी काफ़ी ज़्यादा होता है तो उसको फ्लड प्लेन कहेंगे। और ये जो फ्लड प्लेन होते हैं ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो सेंडिमेंट है ना उसको डिपॉजिट करती है नदियाँ, तो इससे एलुवियल सोइल का निर्माण होता है। जो एलुवियल मृदा है ना उसका निर्माण होता है। इसके बाद हमने लीव्स को जाना। लीव्स होते हैं तटबंध, प्राकृतिक तटबंध। ये जो किनारे होते हैं इनको कभी भी जो नदियाँ हैं ना पानी क्रॉस नहीं करता, और अगर क्रॉस कर जाए तो फिर उससे बाढ़ आ जाती है। इसके बाद हमने जाना डिस्ट्रीब्यूटरी। जैसे नदियाँ समुद्र के पास आती है तो कई सारी वापस नदियों में डिवाइडेड हो जाती है, वो कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइडेड हो जाती है, और वहीं पे वो क्या बनाती है? डेल्टा। हमने सी वेव्स के किस प्रकार से वर्क होते हैं। तो इरोजन करती है जब सी केव्स बनती है, सी आर्क बनता है, स्टेक बनता है और सी क्ले बनती है। लेकिन जब वो डिपॉजिट करती है सेंडिमेंट्स को तो क्या बनता है? इस टाइप का सी बीच बनता है।
इसके बाद हमने आइस भी क्या करती है, ग्लेशियर के रूप में वर्क करती रहती है, वो भी कटाई करती रहती है। तो जिस जगह से वो कटिंग करती है माउंटेन्स की, वहाँ पे यू शेप की वैली बनती है। क्या बनती है? यू शेप की वैली। और जिस जगह पे ये जो कटाई करते हुए जो बड़ी बड़ी बिग और जो चट्टानें हैं ना, उनको जमा कर देती है, उस जगह बनते हैं हिमोड, ग्लेशियल मोर्निस बनते हैं। ठीक। इसके बाद जो विंड्स है ना, वो भी मशरूम रॉक का निर्माण करती है, सैंड डून्स का निर्माण करती है, लोइस का निर्माण करती है। देखो ये मशरूम है, मशरूम रॉक्स है जो कि डेजर्ट में बनती है, सैंड डून भी डेजर्ट में बनते हैं, है ना। और जो लोइस प्लेन्स है ना, वो भी डेजर्टिक रीजन में ही बनते हैं। दरअसल क्या होता है, जो विंड है ना, सबसे ज़्यादा जो एक्टिव होती है ना, सबसे ज़्यादा जो विंड काम करती है ना, वो डेजर्टिक जो रीजन होते हैं ना, वहीं पर करती है। तो इस तरीके से जो हमारा जो चैप्टर था आवर चेंजिंग अर्थ, चैप्टर नंबर 3, वो कंप्लीट हो चुका है ना। और इस चैप्टर के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो एयर होगा, वायु। यानी कि देखो इस चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 3 था ना, इसमें हमने लिथोस्फीयर को स्टडी किया है। किसको स्टडी किया है? लिथोस्फीयर को, जो कि सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ है। इसके बाद वाला जो चैप्टर नंबर 4 होगा, उसमें हम एयर को स्टडी करेंगे, है ना, जो कि एटमोस्फेयर है, यानी कि एयर पोर्शन ऑफ द अर्थ। और जो इसके बाद का जो चैप्टर होगा हमारा चैप्टर नंबर 5, उसमें हम जो ओशन है उसको स्टडी करेंगे, हाइड्रोस्फीयर को स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।